हेलो वांगशियान क्यूटी पाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू एफएफ जो कि हिस्टोरिकल है, जो ओमेगा वर्स है और टॉप लान वांगजी मतलब वांगशियान है, टॉप लान वांगजी और बॉटम वी वुशियन है। और इस स्टोरी में जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड है जिसमें 5 मेजर सेक्ट हैं जो कि एक लैन क्लैन है, जियान क्लैन है, नी क्लैन है और वेन क्लैन है और जिन क्लैन है। ये 5 सेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ही मतलब सबसे बड़े क्लैन जो हैं ये पांचों हैं। जो सबसे मेन क्लैन है जो कि मतलब सारे क्लैन्स पर एक तरह से रूल करता है वो लैन क्लैन है। लैन क्लैन जिसके राजा लैन सिचैन है और लैन सिचैन की जो एक वाइफ है जो कि मेंग्याओ है और लैन सिचैन पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर रूल करते हैं। एक तरह से ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा वो है, मतलब सारे जो क्लैन हैं उनके क्लैन लीडर हैं वो अपना क्लैन अपने तरीके से चला सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जो एक मैन हेड होता है वो लैन सिचैन है। एक तरह से वो राजा है सब जगह के, मतलब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड। जो प्रिंस ऑफ गुस है जिसका नाम हंग वंजुन है, जिस जो कि लानवांग जी है, लानवांग जी जिसे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल माना जाता है। और वो क्यों माना जाता है वो तो आपको स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन लानवांग जी मतलब जिसे कल्टीवेशन वर्ल्ड में हंग वंजुन के नाम से जानते हैं, हर कोई जो उसका नाम सुनकर ही डर जाता है। और लानवांग जी जो है वो जो अपने लैन क्लैन का जो सेना होती है जैसे सेनापति है। और लैन सिचैन के मतलब वो एक अंकल हैं जो कि लैन क्लैन है। और लानवांग जी लैन सिचैन के मदर फादर की डेथ जो कि पहले ही हो चुकी थी। और लैन सिचैन जिनका एक स्पाउस है जिसका नाम मेंग्याओ है, जिससे उनकी शादी को पूरे लगभग 4 साल हो चुके हैं पर उनका कोई बेबी नहीं है। और अब हमें बताया जाता है वीवुशियन की फैमिली के बारे में। वीवुशियन जो कि जियान फैमिली का अडॉप्टेड सन है और मैडम यू जो वीवुशियन को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जियान फैंगम्यान भी बस ऐसे ही हैं कि मतलब उन्हें भी कोई फिक्र नहीं है वीवुशियन की। और जो वीवुशियन की एक सिस्टर है जो कि सबसे बड़ी है इनमें, मतलब वीवुशियन के ये तीन भाई हैं जो कि जियान यानली है और जियान चैंग जो अल्फा है, जियान यानली ओमेगा है और वीवुशियन जो एक ओमेगा है। जो जियान यानली है उन्हें जो सिर्फ जैसे सजना संवरना और बहुत अच्छे से बन ठन के रहना और होता है ना एक मेंटेन करना, जैसे कि राजकुमारी हूँ मैं, रॉयल तरीके से रहना, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो थोड़ी घमंडी है। और जियान चैंग जो तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी है। जियान चैंग जो जियान क्लैन का होने वाला कुल प्रमुख है और इस बात का उसे बहुत ज़्यादा घमंड है। वो एक अल्फा है और वो अपनी कल्टीवेशन पे भी बहुत ज़्यादा घमंड करता है और हर किसी से बहुत ही ज़्यादा नकचड़े व्यवहार से मतलब बहुत घमंडी तरीके से बात करता है। और विंग से इसमें मतलब इस फैमिली में कोई भी प्यार नहीं करता। और मैं अब स्टोरी स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ, ये रिक्वेस्ट पर है जो कि बताई थी, कल भी उन्होंने पूछा था तो मैंने बताया था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और हाँ, ये एक एज गैप लव स्टोरी है। तब हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक जगह एक को उसमें लोटस पॉन्ड में एक जो शख्स है वो जो लोटस के फ्लावर चुन रहा है, उनके बीजों को मतलब अलग कर रहा है, फ्लावर अलग रख रहा है, ऐसे वो कर रहा है। और वो जो काफ़ी मतलब पूरा ही बिका हुआ है और वहाँ पर और भी लोग हैं पर वो दूर दूर हैं। पर वो सिर्फ इस ओमेगा को मतलब हाँ ये एक ओमेगा है, इस ओमेगा को सिर्फ देख रहे हैं। वो ना तो इस ओमेगा की हेल्प कर रहे हैं ना ही वो काम कर रहे हैं कुछ भी, वो बस इस ओमेगा पर नज़र रखे हुए हैं। कम से कम 4-5 सर्वेंट्स हैं जो कि काफ़ी दूर दूर मतलब पॉन्ड के बाहर ही खड़े हुए हैं और बस इस ओमेगा पर नज़र रखे हुए हैं। और वो ओमेगा जो फ्लावर काफ़ी स्पीडली मतलब बहुत जल्दी जल्दी उन्हें तोड़ रहा है, निकाल रहा है और उन्हें के बीच एक साइड कर रहा है और उनके फ्लावर एक साइड कर रहा है। वो जो जल्दी जल्दी ये सब कर रहा है क्योंकि उसे टाइम से करना होगा, अगर उसने टाइम से नहीं किया तो उसे फिर से पनिशमेंट मिलेगी। और उस ओमेगा का अपीयरेंस, वो ओमेगा जो हमें बैक से दिखाया जा रहा है, उस ओमेगा के बहुत ही लॉन्ग हेयर हैं, बहुत ही ज़्यादा, उसकी कमर से भी नीचे वो हेयर हैं जो कि पूरे भिगे हुए हैं। और जब ओमेगा वो झुकता है तो वो हेयर जो नीचे मतलब लटकने लगते हैं, पानी में वो डूब भी जाते हैं। और जैसे वो ऊपर उठता है उन फ्लावर्स को रखने के लिए, वो जो हेयर हैं वो ऊपर हो जाते हैं और बाहर होते हैं और वो जो भीगे जा रहे हैं। और उस ओमेगा के क्लोथ वो भी भीग चुके हैं। वो ओमेगा काफ़ी स्लिम ट्रिम सा दिख रहा है और वो उस ओमेगा के हाथ जो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइट स्किन है उस ओमेगा की। और उस ओमेगा के जो क्लोथ हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर के हैं। और अब हमें दिखाया जाता है किसी के कदमों की आवाज़ जो उस ओमेगा को आती है। और वो ओमेगा जो वहाँ खड़ा खड़ा जैसे कांपने लगता है, उसके हाथ जो हल्के हल्के कांप रहे थे पर वो जो और भी जल्दी वो काम कर रहा था, उसे जल्दी करना होगा वरना वो आ गई तो। और वो जल्दी जल्दी उन लोटस को निकालने लगता है। तभी वहाँ पर जो एक लेडी आती है, उस लेडी ने बिल्कुल पिंकिश कलर के क्लोथ पहने हुए थे और वो लेडी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अगर कोई उसे देखे तो जैसे देखता रह जाए ऐसे। हाँ, उस लेडी ने मेकअप भी किया हुआ था पर हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और उसके फेस के
एक्सप्रेशन जो थे वो काफ़ी शांत थे। और उसके चारों ओर जो दो मतलब दो उसके पीछे मतलब दो मेड थी और वो जो आ रही थी। तभी जो सैनिक थे वो बताते हैं कि राजकुमारियाँ आ रही हैं। जो सारे सर्वेंट थे वो अपना सर झुका लेते हैं और तभी वहाँ पर जो एक लेडी आती है जो कि जियान न्याली थी। जियान न्याली आती है और वो जो बिल्कुल विभूषण के साइड में ही मतलब विभूषण तो पानी के अंदर था और वो जो वहाँ पर थी मतलब जो जगह होती है ना पौंड के ऊपर वो लकड़ी का वो होता है, क्या कहते हैं उसे, पुल। हाँ, पुल सा होता है, वहाँ पर वो खड़ी हो जाती है और वो देखती है विभूषण को और वो जो मुंह बनाती है और कहती है तुमने ये अभी तक नहीं किया। जो विभूषण था, हाँ जी वो ओमेगा विभूषण था, जो विभूषण था वो अपना फेस ऊपर करता है और उस ओमेगा को देखता है और अभी हमें विभूषण का फेस दिखाया जाता है। विभूषण का फेस जो काफ़ी ज़्यादा मासूम सा लग रहा है और विभूषण की स्किन, विभूषण जो पानी में भिगा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है और बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में भी बहुत सॉफ्ट लग रही है। पर विभूषण के फेस पर जो काफ़ी चोट के निशान है, हाँ विभूषण के फेस पर काफ़ी चोट के निशान है, उसके चिक्स पर, उसके हेड पर तो जो होता है ना चोट लग जाती है तो वहाँ खून जमा होता है, ऐसा उस विभूषण के फेस पर निशान है। राजकुमारी माफ़ कर दीजिए, बस 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 जल्दी होने वाला है, बस थोड़ा सा बचाए। और विभूषण जो अपने हाथ और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी चलाने लगता है। जो राजकुमारी थी वो देखते हुए कहती हाँ जल्दी करो वरना तुम जानते हो अगर मॉम यहाँ आ गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जो यहाँ जाने वाली थी वो जो थोड़े इरिटेट होकर बोलती है और जो विभूषण था वो कहता है जी बस हो गया और वो जल्दी जल्दी हाथ चलाता है। थोड़ा सा ही बचा था वो जल्दी से करता है और फिर वो बकेट, एक बकेट के ऊपर दूसरा बकेट रखता है, वहाँ पर 4 बकेट थे टोटल। वो जो एक बकेट के ऊपर दूसरा बकेट रखता है, डबल डबल वो बकेट कर लेता है विभूषण। और फिर जो सर्वेंट थे वो आते हैं, 2 बकेट तो वो उठा कर ले जाते हैं पर जो 2 बकेट थे वो विभूषण उठाता है, सर्वेंट उसकी हेल्प करते हैं और विभूषण अपने सर पर रखता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो जाने वाली थी वो देखती है और वो तो फिर अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से चली जाती है और वो जो मन में बड़बड़ाती जा रही थी, हाँ इसे देखने के लिए मुझे आना पड़ा, पता नहीं इतना लेजीली काम क्यों करता है। और मॉम भी ना, सच में उन्हें तो अपनी मीटिंग से ही फुर्सत नहीं, क्योंकि आज मैडम यू जो अपनी मीटिंग कर रही थी इसीलिए जियान आई थी यहाँ पर। और क्योंकि आज लेट हो चुका था थोड़ा, 5 मिनट लेट हो चुका था इसीलिए। और दूसरी साइड जो विंग था वो जा रहा था, वो डरा हुआ था, उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी और वो जो दिल में शुक्रिया अदा कर रहा था गॉड को कि थैंक गॉड के आज मैडम यू नहीं आई, वरना वरना पता नहीं क्या होता। विंग जिसकी आज थोड़ी तबीयत सी ख़राब थी इसीलिए वो 15 मिनट यहाँ पर लेट आया था, वरना वो काम बहुत ही ज़्यादा स्पीडली करता है और टाइम से पहले ही कर देता है, इसलिए वो थोड़ा लेट भी हो चुका था। और विंग जो लेकर जाता है बकेट, उन्हें जो रखता है, जो वहाँ पर मतलब एक रूम सा बना हुआ था, वहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स के भी रखे गए थे, क्योंकि अदर जो काम था थोड़े सर्वेंट भी तो करते थे, तो सर्वेंट ने पहले ही ला कर रख दिए थे। जो विंग था वो वहीं रखता है और वो जो पूरा भिगा हुआ था, एक सर्वेंट कहती है जाओ जल्दी तुम्हें फिर लंच भी बनाना होगा। जो विंग था वो कहता है जी जी, और विंग जो दौड़ कर जाता है अपने सर्वेंट क्वार्टर में। जी हाँ, विंग एक सर्वेंट क्वार्टर में रहता है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। और विंग जो जाता है, कह सकते हैं और सर्वेंट जो है उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब एक तरह से कहें तो वो अच्छे खासे घर में रहते हैं जो उन्हें उनके क्वार्टर मिलते हैं सर्वेंट के। पर विंग का सर्वेंट क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और विंग जो जाता है अपने रूम में और वो जाकर अपने जो क्लोथ थे उन्हें निकालता है और वो जो बस थोड़ा सा पानी डालते अपने शरीर पर, क्योंकि नहाने का उसके पास टाइम नहीं था, वो लेट नहीं होना चाहता और वो जल्दी से अपने आप को साफ भी नहीं कर पाता, जल्दी से क्लोथ उठाता है और वो पहन लेता है विंग के क्लोथ, जिन पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अगर कोई ध्यान से देखे तो पता चल जाए। वो बिल्कुल ब्लैक हैं तो दूर से देखने पर पता नहीं चलेगा, पर अभी विंग के क्लोथ अगर कोई ध्यान से देखे तो उनमें काफ़ी जगह से सिलाई की हुई है। हाँ, विंग ने खुद ने सिलाई की हुई है क्योंकि वो काफ़ी जगह से फटे हुए हैं और वो जो देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं और काफ़ी ज़्यादा बार वो पहने गए हैं। पर विंग के पास क्या कोई ऑप्शन है? नहीं। विंग जल्दी से पहनता है और वो जो दौड़ पड़ता है जल्दी से किचन की ओर और वो किचन में आता है और जल्दी जल्दी जो काम करने लगता है। और दूसरी साइड जो मैडम यू थी और जियान फेंगमियान को हमें दिखाया जाता है, दोनों जो एक रूप में बैठे हुए हैं। उन्होंने जो भी अपने सारे जो होते हैं ना वे मंत्री वगैरह जो होते हैं वहाँ के, उन सबसे मेन जो एल्डर्स वगैरह हैं जो वहाँ के, उनसे बात की है और वो जो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे हैं। जो मैडम यू है वो तो गुस्से में अपने हस्बैंड को देख रही है। जो जियान फेंगमियान है वो कहते हैं पर यू हमें करना होगा, अगर हमने नहीं किया तो तुम जानती हो हमारा प्लान भी हमारे हाथ से जा सकता है। जो मैडम यू थी वो गुस्से में देखते हुए कहते हैं पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, आप क्या चाहते हो मैं अपनी बेटी को जान से मार दूँ? जब मुझे पता है वहाँ पर मेरी बेटी जी भी नहीं पाएगी, मैं खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ उस क्रूअल पर्सन के हाथ में दे दूँ जो मेरी बेटी को जान से मार दे। जो जियान फेंगमियान थे वो देख रहे थे, कहते मैं भी नहीं चाहता, पर तुम बताओ क्या कर सकते हैं हम? जो मैडम यू थी कहती कुछ भी करूँगी मैं, या कुछ भी करो तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात का, लेकिन मेरी बेटी वहाँ नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। तुम पहले से ही जानते हो मैंने बात की है जिन क्लैन में मेरी बेटी के लिए, जिन जिश्वन जो कि वहाँ का नेक्स्ट क्लैन लीडर बनने वाला है, मैं उसी से शादी करूँगी। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी किसी ऐसी इंसान की ज़िंदगी में जाए जहाँ पर मेरी बेटी हमेशा डर के साए में जिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं वहाँ नहीं जाने दूँगी, मेरी बेटी तो राज करेगी और मैं अपनी बेटी की शादी जिन क्लैन में ही करूँगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम कुछ भी करो फेंगमियान, पर मैं ये नहीं होने दूँगी। जो फेंगमियान तो कहते तो फिर हमें मिलकर सोचना होगा। मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूँ, मैं नहीं मना कर सकता।
जो मैडम यू थी वो भी अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती हैं, कह सकते हैं वो अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाती हैं कि वो करें तो क्या करें। पर तभी वो जो बातें कर रही थी तभी वहाँ पर जो नॉक होती है, वहाँ पर जो देखती हैं वो, तभी डोर ओपन हो जाता है और वो जियान चैंग जब दौड़ता हुआ अंदर आता है, कहता है मॉम मुझे भूख लगी है, कितना टाइम हो चुका है, अभी तक खाना रेडी क्यों नहीं हुआ। जो मैडम यू थी वो टाइम देखती है और कहती है हाँ टाइम, ये विंग का बच्चा ना, और वो जो उठ जाती है गुस्से में, उन्हें पहले से गुस्सा आ रहा था, और वो जो गुस्से में उठकर आती है बाहर और वो जो चिल्लाने लगती है वी उशन। और वो जो आ चुकी थी, जो विभूषण था वो खाना रेडी कर चुका था और वो जो डाइनिंग टेबल पे था वहाँ पर सारा खाना जो लगा रहा था। और जैसे ही वो मैडम यू की आवाज़ सुनता है वो कांप जाता है और वो जो दौड़कर जल्दी से जाता है मैडम यू के सामने। मैडम यू जो आ चुकी थी जो हॉल था, मतलब वहाँ पर, वहीं पर एक डाइनिंग रूम टाइप था, वहाँ पर ही जो उनका लगता है डाइनिंग टेबल था, मतलब वहाँ पर ही खाना लगाया जाता है, वो आती है वहाँ पर और वो देखिए विभूषण जो आता है कहते हैं जी जी महारानी। और विभूषण जो अपना कह सकते हैं फेस नीचे करके खड़ा हो जाता है। जो मैडम यू थी वो जो गुस्से में विभूषण को देखती है और नेक्स्ट मोमेंट ही जो विभूषण था वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था और मैडम यू जिन्होंने विंग के ऊपर एक जो उनके हाथ में जीडियन का वार किया था और विंग के ऊपर जो वो बहुत तेज़ लगा था, विंग जो चीख पड़ा था और वो नीचे गिर चुका था। जो मैडम यू थी कहती तुमसे एक काम टाइम पर नहीं होता है ना, मेरा बेटा कितने टाइम से भूखा है और तुमसे खाना भी नहीं बना, और वो एक बार और विंग के ऊपर जीडियन से वार करती है और कहती हैं तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो चुके हो ना, तुम्हें बस हर काम में देरी करनी है, हमेशा 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 का तुम्हारा यही है, तुम्हें हमारा टाइम बर्बाद करना है, तुम जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाते हो है ना। और वो जो एक और बार विंग के ऊपर मारती है और कहती है तुम्हारे माँ बाप तो मर गए और छोड़ गए इस मनहूस को हमारे ऊपर। और वो जो विंग को काफ़ी सारे मतलब 5-6 बार जीडियन का वार करती हैं और विंग जो फर्श पे नीचे लेटा हुआ था उसके मुँह से जो चीख निकल रही थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो जानता है हफ्ते में 2-3 बार तो वो जीडियन से पिट ही जाता है, चाहे वो कितना भी बचे पर वो पिट ही जाता है। और जियान चैंग जो वहीं पर खड़ा था और वो जिसके ऊपर विंग की किसी का कोई असर नहीं पड़ा था, वो तो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था और वो अपनी मॉम को कहते हैं मॉम भूख लगी है आ जाओ ना। जो मैडम यू थी वो रुकती है और वो देखती हो कहते हाँ आ रही हूँ मैं, जाओ निकलो यहाँ से, क्या यहीं पर पड़े हो, तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल देखकर सच में बहुत गुस्सा आता है मुझे। और जो विंग था वो जैसे ये सुनता है कि उसे जाने के लिए कह दिया गया है तो विंग जो जल्दी से उठता है, उसके कह सकते हैं शरीर में तो बहुत ज़्यादा पेन था और विंग जो अपने सर्वेंट क्वार्टर में जाता है, वो छोटा सा रूम जहाँ पर सिर्फ एक बेड है और एक जो टूटी फुट्टी सी अलमारी है जिसमें विंग के 2-3 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक टूटा हुआ मिरर है जो कि नीचे ऐसे ही रखा है और वहाँ पर जो विंग ने एक घर ला कर रखा है, सब कुछ मतलब नीचे रखा है, वहाँ पर सिर्फ एक बेड है जो बहुत छोटा है और वो भी देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और विंग के रूम में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है और विंग जो अपने रूम में आकर डोर क्लोज करता है और वो रोने लगता है बैठकर और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जो अपनी किस्मत को ही कोस रहा था, आखिर ऐसे क्यों होता है मम्मा डैडा, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए। और जो विभूषण था वो बहुत ही अपने मॉम डैड को याद कर रहा था, काश मैं भी आपके साथ चला जाता, मुझे ये सब सहना नहीं पड़ता, मॉम डैड प्लीज़ मुझे भी बुला लीजिए, मुझे नहीं जीना, मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा सकता यहाँ से, वो बहुत मारती है मम्मा बहुत ज़्यादा। और भी जो अपने मदर फादर से अपनी शिकायतें कर रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है और मैडम यू जो उसे बहुत ज़्यादा मारती हैं। दूसरी साइड जो जियान फेंग म्यान थे, जियान यान ली और जियान चैंग और मैडम यू वो तो लंच जो था वो कर रहे थे और लंच करने के बाद जो यान ली थी वो अपने और कामों में चली जाती है और जो जियान चैंग था वो भी बाहर आवारा की तरह घूमने। जियान यान ली वैसे भी कोई काम करती नहीं थी, वो बस अपना कहते हैं ना अपने मेकअप वगैरह में, हमेशा अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा निखारने में, इन सब में डूबी रहती थी। और अभी जो जियान चैंग था वो बाहर आवारों की तरह घूमने से आ चुका था। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जियान फेंग म्यान, वो काफ़ी कुछ सोच रहे थे और अपना काम किए जा रहे थे। मैडम यू वो भी अपने दार काम जो महल के थे वो कर रही थी और वो भी सोच रही थी कि अब इसी मुसीबत से कैसे निकला जाए, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही शाम होती है, शाम में जो विंग था वही डिनर बनाता है और डिनर के बाद जो सारे लोग थे वो तो डिनर करके चले जाते हैं और विंग जो वहाँ का डाइनिंग टेबल वेबल सब कुछ साफ़ करता है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, विंग जो पूरे दिन बस इनके काम ही करता रहता है। सुबह को सबसे पहले विंग उठता है और सारे काम करता है और सबसे लास्ट में भी विंग ही सोता है, सारे काम विंग के ऊपर ही हैं। और विंग जो अभी रात के मतलब 9:30 बजे हुए थे और विंग जो भी किचन को क्लीन वगैरह करता है, सारा वहाँ से साफ़ करता है और विंग जो जाता है अपने सर्वेंट क्वार्टर की ओर। विंग जिसने आज खाना नहीं खाया था, हाँ क्योंकि जिस दिन भी विंग गलती करता है उस दिन विंग को खाना नहीं मिलता और आज विंग ने सुबह ही बहुत ही रूखा सूखा सा टोस्ट खाया था, उसके अलावा विंग ने कुछ नहीं खाया। विंग को भूख लगी थी पर विंग कुछ कर नहीं सकता था। अगर विंग ने कोशिश की जाकर खाना खाने की और अगर पता चल गया, क्योंकि विंग ने 1-2 बार कोशिश की है, जब भूख पर कंट्रोल नहीं हुआ तो विंग ने सोचा है कि वो चोरी से जाकर खा ले, किसी को क्या ही पता चलेगा। पर मैडम यू को पता चला है और उसके बाद विंग को जो 3-3 दिन तक रूम में बंद करके रखा गया है, विंग को खाना भी नहीं दिया गया। इसीलिए विंग जब वो हिम्मत तो कर नहीं सकता, विंग जो चुपचाप जाता है अपने रूम में
और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था उसके घाव पे। जो उसके पास थोड़ी बहुत दवाई थी, क्योंकि कुछ सर्वेंट जो विंग को दे दिया करते थे दवाई उसे लगाने के लिए। मैडम यू को इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि मैडम यू जो विंग को हीलर को दिखानी नहीं देती थी। विंग को चाहे बुखार हो या कुछ भी हो, विंग कभी भी हीलर से दवाई नहीं ला पाता था। वहाँ जो जियान मेंशन था, वहाँ पर जो 2-3 सर्वेंट थे जो काफ़ी ओल्ड थे और विंग को बिल्कुल अपने बच्चे जैसा ही मानते थे। वो जो थोड़ी बहुत विंग को दवाई दे दिया करते थे, वो इससे ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते, पर हाँ वो जितना हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करते थे विंग की। और विंग जो उन्हीं उसी दवाई को लगाकर अभी लेट चुका था अपने बेड पर। और वो जो एक पतली सी चादर को ओढ़े हुए था विंग ने, मतलब वो जो चादर थी वो भी एक साइड से एक कोना उसका पूरा फटा हुआ था, पर विंग उसी में सिकुड़ा हुआ पड़ा था। अभी थोड़ा ठंड का मौसम जो स्टार्ट हो चुका था और इसीलिए विंग को ठंड लग रही थी, पर विंग को इसी में गुजारा करना होगा। विंग की पूरी ठंड बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बीतती है। विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर विंग के पास कुछ ऐसा है भी नहीं जो विंग ठंड में पहन सके। बस उसके पास एक हानपू है जो ठंड का है, मतलब जो गर्म है। वो भी सिर्फ एक ही है, जो कि जियान चैंग का मैडम यू ने विंग को दिया था, क्योंकि जियान चैंग को वो पसंद नहीं था। और उस पर जो मतलब कुछ गिर गया था जिसका दाग उस पर रह गया था, जो कि जियान चैंग अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ था बाहर ड्रिंक वगैरह करने, तो तब गिरा था, तो उसे वो फिर पसंद नहीं रहा, इसलिए उसने फेंकने के लिए कह दिया था। मैडम यू ने भी फेंकने को सोचा था, पर उन्होंने सोचा कि फेंकने से अच्छा इस गरीब को ही दे दो। वो वैसे तो नहीं देती थी जो अच्छे खासे कपड़े होते थे, पर जो बेकार हो जाया करते थे वही मैडम यू जो विंग को देती थी, और विंग को इसीलिए उन्होंने वो दिया था। और क्योंकि वो भी विंग को मरने नहीं दे सकती, इसीलिए उन्होंने विंग को दे दिया था। और विंग जो अपने पूरे जाड़ियों से में गुजारता है। खैर अभी तो विंग लेट चुका था और वो बस सोने की कोशिश कर रहा था, और उसे नींद आ भी जाती है। हाँ उसे तकलीफ़ हुई थी, पेन उसकी बॉडी में था, पर इतना ही पूरे दिन काम किए हुए उसकी बॉडी जो थक चुकी थी, उसे नींद की ज़रूरत थी और वो सो चुकी थी। और विंग बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था उस बेड पर लेटा हुआ। विंग का फेस भी बिल्कुल बच्चों वाला ही था। विंग जिसकी एज ज़्यादा नहीं थी, विंग सिर्फ अभी 17 साल का था, और विंग के ऊपर ये सब टॉर्चर जो बचपन से ही हो रहे थे। विंग को नहीं पता कब कब ऐसा दिन गुजरा है जब वो बिना किसी पेन के, बिना किसी तकलीफ़ के या बिना किसी दर्द के सोया है। नहीं, कोई सा दिन ऐसा नहीं गुजरा, और आज भी उसका दिन एक नई तकलीफ़ के साथ गुजर चुका था। और अब हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड, लैंड क्लैन में एक जगह बिल्कुल वो फॉरेस्ट था, वहाँ पर जो पेड़ थे, और वहाँ पर एक नदी बह रही थी, और उस नदी के पास कोई तो था, कोई जो शायद पानी भरा था। हाँ, वहाँ से वो इंसान पानी भरा था और उसे लेकर जा रहा था। वो इंसान जो बिल्कुल वाइट रोब में था, उस अंधेरे में भी उस इंसान के रोब जैसे चमक रहे थे। उस इंसान की हेयर भी जो उसकी पीठ से भी नीचे थे, और बहुत ही ज़्यादा सिल्की हेयर थे उसके, बिल्कुल ब्लैक कलर के। उस इंसान की हेयर्स में जो एक वाइट रिबन था जो कि लहरा रहा था उसके हेयर्स के साथ ही। और वो इंसान देखने में ही लग रहा था कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो इंसान जो जो पानी भरता है और उसे कुछ दूर लेकर जाता है, और उसी जंगल में हमें दिखाया जाता है एक घर। हाँ, जहाँ वो घर था उसका आसपास के एरिया पे पेड़ वगैरह नहीं थे, पर ज़्यादा जगह नहीं थी जहाँ पेड़ नहीं थे, मतलब थोड़ी बहुत सी जगह जैसे आंगन वगैरह होता है ऐसे ही पेड़ नहीं थे, वरना सब जगह पेड़ ही थे। एक तरह से कहीं तो वो जंगल में ही घर था। और वो इंसान जो आता है और उस क्वार्टर का डोर ओपन करता है, और वो जो उसके हाथ में पानी की बकेट थी उसे लेकर जाता है, और अंदर जो रूम था उसे ओपन करके, मतलब पहले उसने डोर ओपन किया, वो एक लिविंग हॉल टाइप आया। फिर उसके बाद वो अपने रूम का डोर ओपन करता है, और उसके बाद वो जाता है, वो रूम के अंदर वॉशरूम था, उस वॉशरूम का डोर जो ओपन करता है और अपने टब में वो पानी डाल देता है। और फिर वो इंसान पलटता है और हमें उस इंसान का फेस दिखाया जाता है, बिल्कुल कोल्ड। उस इंसान के फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो इंसान बिल्कुल ही कोल्ड नज़र आ रहा था। उसकी आइज़ जो बहुत ही ज़्यादा ठंडी और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी। उस इंसान के फोरहेड रिबन था। देखने में वो इंसान काफ़ी खूबसूरत था, पर उस इंसान के फेस के एक साइड, मतलब आइज़ के पास एक जो काफ़ी गहरा कट था, 2 इंच का लगभग, आइज़ के बिल्कुल कॉर्नर में हल्का सा नीचे को, वो जो उसके चिक तक आ रहा था, वो जो काफ़ी गहरा निशान लग रहा था, वो देखा जा रहा था। पर वो इंसान फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और वो इंसान जो फिर चल कर आता है, ऐसे लगता है जैसे कोई गॉड चल कर आ रहा हो। पूरा अंधेरा था वहाँ पर भी, जो लालटेन जल रही थी, पर उन लालटेन की इतनी रोशनी नहीं थी जितनी रोशनी, या कह सकते हैं जितना तेज उस इंसान के अंदर था। और वो इंसान फिर से बाहर जाता है और उस नदी से फिर से पानी लेता है, और फिर से अपने क्वार्टर में आता है, और वो पानी जो फिर से उस बाथ टब में डालता है। वो जो मतलब बकेट था वो काफ़ी बड़ा था, 2 बार ही वो बाथ टब जो था वो भर जाता है। फिर वो इंसान अपने क्लोथ निकालता है और उस बाथ टब में बैठ जाता है, और वो जो बाथ टब के अंदर ही मेडिटेट करने बैठ जाता है। और अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग में सुबह जो विंग था उसकी आइज़ जो खुल नहीं रही थी। कोई जो डोर पर बहुत तेज़ नॉक कर रहा था, कहता है विंग 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 जल्दी उठो विंग। पर विंग जो शायद बीमार था, क्योंकि विंग को कल बुखार भी था और ऊपर से उसे मार भी गया था, और ऊपर से उसे खाना भी नहीं दिया गया था, तो विंग अभी
सो रहा था, उसकी आइज़ खुल नहीं रही थी, पर उसके कानों में आवाज़ आ रही थी। और जो पर्सन था वो कहते विंग जल्दी उठ जाओ वरना मैडम ही आ जाएगी, विंग विंग महारानी आ जाएगी विंग। जो विंग था वो जैसे ही महारानी सुनता है वो जो हड़बड़ा कर उठता है, और वो जो देखता है चारों ओर, उसका दिल बहुत तेज़ बीट कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, वो जो हल्का काँप भी रहा था। पर जैसे ही वो देखता है कि उसके रूम में महारानी नहीं है, तो वो जो थोड़ा रिलैक्स होता है, और तभी उसे फिर से आवाज़ आती है विंग विंग उठो बच्चा विंग। जो विंग था वो जल्दी से उठता है, उसकी बॉडी में पेन था, पर उसे अभी पेन की फिक्र नहीं थी, उसे बस अब पनिशमेंट नहीं चाहिए थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। खैर उसे आदत तो हो चुकी थी, पर फिर भी भूख तो लगी थी। जो विंग था वो जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है। बाहर जो एक ओल्ड लेडी खड़ी थी, जो विंग था, ग्रैनी, जो लेडी थी वो कहती विंग जल्दी चलो, कितना लेट कर चुके हो तुम, जानते भी हो, तुम्हें पता है तुम्हें अभी सुबह सुबह कितना काम करना है। जो विंग था वो मैं उठ नहीं पाया। जो ग्रैनी थी वो कहती जल्दी चलो। जो विंग था हाँ, और विंग जाता है जल्दी से, अपना मुँह हाथ वगैरह धोता है, चप्पल पहनता है, और फिर जो वो बाहर दौड़ पड़ता है। और वो जो जल्दी से जाता है, और जहाँ जो हॉल था, मतलब जो मैंशन था उसका जो हॉल था चैन मैंशन का, वहाँ पर सारी सफाई करता है, क्योंकि ये काम विंग का है। और विंग जो जल्दी से डाइनिंग जो टेबल था उसे भी साफ़ करता है। हाँ, विंग शाम में साफ़ करके सोया था, पर उसे सुबह शाम का ये काम था उसका कि उसे साफ़ करना ही होगा। और विंग जो पूरा साफ़ करता है। जो ग्रैनी थी वो जो जाती है किचन में, और वो जो वेजिटेबल्स वगैरह और मीट वगैरह जो काटने लगती है। हाँ, यहाँ पर लोग कम वेजिटेबल खाते हैं, पर हाँ थोड़ा बहुत तो खाते हैं, तो वो जो काट रही थी और वो मीट भी काट रही थी। और सर्वेंट दिख रहा है तो उन्हें कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओल्ड लेडी है, और ये काम तो विंग का है, किसी और को करने के लिए मना किया है। पर जब भी विंग लेडी मतलब जो ग्रैनी है वो देखती है कि विंग कभी लेट हो ही जाता है, तो इसीलिए जो ग्रैनी है वो विंग की हेल्प कर देती है। सर्वेंट इतने भी बुरे नहीं है कि वो ग्रैनी की भी शिकायत लगाएं, खासकर वो किसी की शिकायत नहीं लगाते, लेकिन अगर मैडम यू उनसे आकर खुद पर्सनली पूछे तो वो चुप भी नहीं रह पाते, क्योंकि हर किसी को अपनी जॉब प्यारी है, अपनी जान प्यारी है, और विंग की वजह से कोई और तो नहीं पिटना चाहता। सिर्फ 3 पर्सन है जो विंग की हेल्प करते हैं, एक ग्रैनी है, और एक जहाँ पर अल्फ़ा जो अंकल है वो, मतलब वो भी सर्वेंट है, वो भी विंग की हेल्प कर देते हैं। और एक और है जो कि ओमेगा है, पर वो भी मैन है, मतलब ये जो ग्रैनी है ये ओमेगा है, और लेडी है वो भी एक मैन ही है, पर वो ओमेगा है, वो भी विंग की कभी ना कभी हेल्प कर देते हैं। और अभी विंग जो जल्दी से साफ़ करता है वो किचन में जाता है। जो ग्रैनी थी वो सब तैयार कर चुकी थी, पर वो बना नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उन्होंने बनाया तो जो मैडम यू है, ये कह सकते हैं महारानी यू, वो जस्ट टेस्ट पहचान जाएंगी, और फिर विंग को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए उन्होंने बनाया नहीं था, पर वो सारा कुछ रेडी कर चुकी थी। जो विंग था वो जल्दी से आता है, और वो जल्दी जल्दी खाना चढ़ाने लगता है, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं लेट ना हो जाए, और वो जल्दी जल्दी बना रहा था, वो अपने हाथ बहुत स्पीडली चला रहा था। और विंग बस विश कर रहा था गॉड से कि गॉड प्लीज़ प्लीज़ लेट ना हो, मैं बस टाइम पे कर लूँ। और विंग जो बस दुआ कर रहा था। दूसरी साइड शायद विंग की दुआ कबूल हो चुकी थी, क्योंकि कोई था जो कि एक स्क्रोल लेकर आया था, कोई सैनिक, और वो स्क्रोल जो भी जियान फेंगमियान के पास था। जियान फेंगमियान और मैडम उठ चुके थे, और वो जो आने वाले थे ब्रेकफास्ट के लिए, जियान यानली थी और जियान चैंग, उन्हें भी उठाने के लिए भेज दिया गया था। उनके जो सर्वेंट थे, मतलब जो पर्सनल दास थे जियान चैंग के, वो जियान चैंग को उठाने गए थे, और जो जियान यानली की पर्सनल दासी थी वो जियान यानली को उठाने गई थी। और अभी जो मैडम यू थी वो आने वाले थे जियान फेंगमियान और मैडम यू, तभी जो सैनिक था वो आता है, और वो बताता है कि एक स्क्रोल आया है जो सैनिक लेकर आया है। जो जियान फेंगमियान थे जब वो सुनते हैं, वो देखते हैं अपनी वाइफ की ओर, और कहते हैं लेकर आओ उसे। और वो जो सभा हॉल में चले जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, और तभी वो सैनिक जो आता है वो बिल्कुल वाइट रोब में था, और उसके फोrehead पर भी एक रिबन था, पर वो बिल्कुल सिंपल था। और वो जो बो करता है, जो जियान फेंगमियान थे उस सैनिक को, मतलब उससे स्क्रोल रहते हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि क्या संदेश है। जो वो था सैनिक, वो जो कहता है कि महाराज का संदेश है कि उन्हें जवाब जल्दी से जल्दी चाहिए, वो जो सब जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। जो जियान फेंगमियान थे वो उसको खोलते हैं, और उसमें भी यही बात थी कि उन्हें जवाब जल्दी चाहिए ताकि वो अपने आगे का काम कर सकें, और वो ये काम जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं, वो इसमें डिले नहीं करना चाहते। और मैडम यू जब वो पढ़ती हैं तो उन्हें तो गुस्सा आता है, उनकी मुठ्ठियाँ टाइट हो जाती हैं, और सामने सैनिक था वो कुछ रिएक्शन नहीं कर पाती। वो जो हल्की सी अपने फेस पर स्माइल रखती हैं और कहती हैं कि आप महाराज से कहिएगा हम जल्दी ही जवाब देंगे, बस हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। जो सैनिक था वो बो करता है और कहता है जी, और वो जो वहाँ से चला जाता है। जो मैडम यू थी वो जियान फेंगमियान को देखती है, और फेंगमियान कहते हैं हमें जल्दी फैसला लेना होगा। जो मैडम यू थी वो अपना सर हाँ में हिलाती हैं, पर उन दोनों के फेस पर थोड़ी सी तो टेंशन थी। खैर वो भी डाइनिंग रूम में आ चुके थे, और भी जिसे थोड़ा टाइम मिल चुका था, क्योंकि जियान फेंगमियान और मैडम यू को थोड़ा टाइम लगा था, और आज जान यानली भी थोड़ी लेट उठी थी। जान चैंग पहले आ चुका था, पर वो इधर आधर ऐसे ही थोड़ा घूम फिर रहा था, और वो अपने मदर फादर का इंतजार कर रहा था, और विंग इतने खाना बना चुका था। और जैसे ही मैडम यू और जियान फेंगमियान आते हैं, विंग जो सारा खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रख रहा था। जो मैडम यू थी वो घूर के देखती है विंग को, और कहती है एक काम तुमसे टाइम पर नहीं होता ना, हम लोग आज लेट आए फिर भी तुमने इतना लेट किया। और वो जो जियान से मारने वाली थी, तभी जो यान ली तो कहती मॉम अभी खाना खा लेते हैं, वैसे भी आप बाद में मार लेने से। जो मैडम थी वो देखती हैं, और वो जो फिर अपना जिडियन रोकती हैं, और वो जो कहती है हाँ
वैसे भी काम तो इससे कुछ होता नहीं। और विंग जो बस सारा डिशेज वगैरह रखता है और वो जो पीछे हट जाता है। जो जियान फैमिली थी वो जो अपना ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देती है और विंग जो साइड में बस नीचे मुँह करे हुए खड़ा था। और मैडम यू और सभी मतलब पूरी फैमिली खाना खाती है और फिर वो उठ जाते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि मैडम यू को अभी सोल्यूशन भी तो ढूंढना होगा ना। जैसे ही वो सब जाते हैं विंग जो सारा डिशेज वगैरह उठाता है और उन्हें वापस लेकर जाता है, किचन में रखता है और फिर जो डाइनिंग टेबल था उसे साफ़ करता है अच्छे से। उसके बाद वो जाता है किचन में, सारे बर्तन जो थे वो सब वॉश करता है और उसके बाद वो जो देखता है और वो जो एक गहरी सांस छोड़ता है, वहाँ पर जो कुछ राइस थे और कुछ जो वेजिटेबल्स थे और विंग जो लेता है उन्हें और वो खाता है क्योंकि विंग को यही मिलता है हमेशा। विंग से ज़्यादा कुछ नहीं खा सकता। हाँ, कभी फेस्टिवल होता है तो विंग को अच्छा खाना मिल जाता है, वरना विंग वेजिटेबल का सूप या वेजिटेबल ही, या कभी कभी तो ऐसा होता है विंग को बिल्कुल खाली मतलब राइस ही खाने पड़ते हैं। और विंग जो बस गोट को ठैंग करता है खाने के लिए क्योंकि उसे खाने की कीमत पता है, बहुत मुश्किल से मिलता है उसे खाना, इसीलिए उसे अभी खाना मिला है तो वो जो बस गॉड को थैंक करता है, शुक्रिया अदा करता है और फिर वो खाना स्टार्ट करता है। और वो जो खाना खा लेता है उसके बाद वो उन प्लेट्स को भी वॉश करता है और वो फिर जो उसके अदर काम थे वो करने लगता है। और जब दोपहर का टाइम होने से पहले मतलब तकरीबन 11 बजे वो जाता है लोटस पॉन्ड में जो लोटस सीड्स वगैरह वो सब चुनने। और फिर जो ऐसे ही बीत रहा था। अभी हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम विंग जो किचन में था, दूसरी साइड जो फैंग मियान थे उन्होंने जो जियान मैडम मतलब जियान सॉरी मैडम यू को कुछ कहा था, और मैडम यू जो देख रही थी फैंग मियान को गुस्से में और कह रही थी, तुम्हें क्या लगता है अगर हम किसी और को यान ली की जगह भेज भी दें तो उन्हें पता नहीं चलेगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो फैंग मियान? अगर उन्हें बाद में पता चला ना कि वो यान ले नहीं कोई और है तो सोच भी सकते हो हमारे साथ क्या होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। और यान ली की शादी भी हमें जिन क्लैन में करानी है अभी नहीं तो तब पता चल जाएगा उन्हें। जो फैंग मियान थे वो कहते हैं तो क्या करें, हमारे पास बस ये एक ही रास्ता है कि हमें यान ली की जगह कोई और ओमेगा वहाँ भेजना होगा और हमारे घर में एक ही ओमेगा है, हम किसी और को कैसे भेजें? मैडम यू ये बात कहती है। जो फैंग मियान तो कहते हैं तो तुम क्या चाहती हो, हम यान ली को भेज दें? जो मैडम यू तो कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब तुम मुझ पर भड़क रही हो, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी गलती है। तुम ही हो जो उस मीटिंग में क्लैन की मीटिंग में तुम यान ली को लेकर गई थी। जो मैडम यू कहती मैं वहाँ जिन रिश्वत से मिलाने के लिए लेकर गई थी यान ली को, और यान ली उससे मिली भी थी, मुझे क्या पता था उनकी नज़र भी यान ली पर पड़ जाएगी। जो फैंग मियान थे वो कह रहे थे तो बस मैंने जो तक कहा है वही सोल्यूशन है, हमें किसी और ओमेगा को यान ली की जगह भेजना होगा। जो मैडम यू थी वो कहती है तो दिक्कत तो यही है ना कि हमारे घर में सिर्फ एक ही ओमेगा है, हम दूसरा ओमेगा कहाँ से लाएं? और वो जो यही सोच रहे थे उनका जो बहुत ही कह सकते हैं दिमाग ख़राब हो चुका था, उन्हें कुछ सोल्यूशन मिल नहीं रहा था क्योंकि वो उन्होंने अगर कुछ गलत किया तो उनके पूरे क्लैन पर बात आ सकती थी, उनकी जान तक पर, और वो ये नहीं चाहते थे, वो पंगा नहीं ले सकते उस शख्स से। इसीलिए वो जो अच्छे से सोचना चाहते थे और कोई ऐसा सोल्यूशन चाहते थे जिससे उनकी बेटी भी बच जाए और उन्हें कोई नुकसान भी ना हो। और अभी वो ऐसे मतलब टाइम बीता है और डिनर टाइम पर जो विंग था वो डिनर रख रहा था, सब लोग जो वहाँ पर बैठे थे और विंग जो डिशेस वगैरह रखता है, जो मैडम यू थी उनका ध्यान जाता है विंग पर और उनका वो मतलब मुँह जो सर जाता है वो देखते हैं, मुँह बनाते हुए कहते हैं चले गए माँ बाप मर गए और छोड़ गए साफत को हमारे ऊपर। एक तो ओमेगा है, अल्फा होता तो कम से कम हमारे कुछ काम तो आता, हमारी सेना में कम से कम कुछ काम तो कर पाता, पर नहीं ओमेगा बनाकर भेजते ऐसे यहाँ पर हमारे सेना पर मूंग दाल डलने के लिए। जो विंग था वो जो पीछे हो जाता है क्योंकि ये तो हर रोज़ का है, जब भी विंग उनके सामने होता है कुछ ना कुछ तो कड़वी बातें मैडम यू के मुँह से निकलती हैं। और जब फैंग मियान ये सुनते हैं वो भी देखते हैं विंग की ओर और उनके माइंड में कुछ आता है और वो जो विंग को घूरे जा रहे थे, जो मैडम यू थी वो जब देखती है अपने हस्बैंड को क्योंकि उनकी नज़र जाती है अपने हस्बैंड पर, वो डिनर कर रही थी और वो अपने हस्बैंड को देखती है कैसे विंग को घूर रहे हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो जो खड़ी होती हैं और विंग को एक बहुत तेज़ थप्पड़ लगाती हैं और विंग जो नीचे गिर जाता है। विंग को नहीं पता कि उसे ये थप्पड़ क्यों लगा। तो मैडम यू थी वो विंग के हेयर से उसे पकड़ती हैं और उस वहाँ से खींचने लगती हैं। विंग जो चिल्लाने लगता है महारानी छोड़ दीजिए, महारानी मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या गलती है महारानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, महारानी प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है महारानी। पर मैडम यू जो बिल्कुल नहीं सुनती। जान फैंग मैन भी शौक थे और यान ली और जान चंग भी, पर शॉकिंग रिएक्शन उनका थोड़ी देर के लिए था, फिर वो खाना खाने लगे थे। पर फैंग मैन जो खड़े हो चुके थे और वो कह रहे थे यू क्या कर रही हो, पर मैडम यू जो विंग के हेयर से उसे पीछे को मतलब पुश करती है और विंग जो दूर जाकर गिरता है। जो मैडम यू थी वो देखती है गुस्से में और कहती है जाओ यहाँ से निकलो, बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, हर अल्फा की अटेंशन चाहिए ना तुम्हें, बस ये मनुष्य से लेकर बस मेरी छाती पर पड़े हुए यहाँ पर माँ बाप तो मर गए और हमारे ऊपर छोड़ गए। और जो विंग था वो जो रोते हुए उठता है और वहाँ से चला जाता है। जो मैडम यू थी वो गुस्से में देखती है फैंग मैन को।
जो फैंगमियान थे वो कहते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, वो तो शांति से खड़ा था ना, उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी, खाना भी सही था। जो मैडम यू थी वो देखती हैं गुस्से में और आकर जान फैंगमियान का कॉलर पकड़ लेते हैं। वहाँ पर कोई सर्वेंट कोई भी नहीं था, क्योंकि एक तो मैडम यू का ये डरावना रूप देखकर वो वहाँ से जा चुके थे। और डाइनिंग रूम में जब भी खाना वगैरह होता था तो सिर्फ विंग ही होता था जिसकी ये ड्यूटी थी, तो इसीलिए विंग ही था वहाँ पर और कोई नहीं था। जो मैडम यू थी वो फैंगमियान का कॉलर पकड़ते हुए कहती हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, कैसे तुम उस सुनेगा को घूर रहे थे? हाँ, तुम्हारी इन नज़रों में जो हवस है ना, मैं सब जानती हूँ, पर तुम भूलो मत मैं कौन हूँ। और अगर तुमने फिर से उसे देखा ना तो आई स्वेयर उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, पर तुम भी बचोगे नहीं। जो फैंगमियान थे वो थोड़ा डरते हैं और कहते हैं मैं इसलिए उसे नहीं देख रहा था, मैं तो सोच रहा था। जो मैडम यू थी वो कहती जो भी तुम सोच रहे थे वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा था तुम्हारी इन नज़रों से। जो फैंगमियान थे वो जो एक गल्प करते हैं और कहते हैं मैं सोच रहा था वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, उसे हम सल्यूशन बना सकते हैं। जब मैडम ये सुनती है उनकी आइज़ जो थोड़ी कन्फ्यूजन थी वो देखती हैं और फैंगमियान समझ रहे थे कि उनकी वाइफ कन्फ्यूज है। जो फैंगमियान थे वो कहते हैं बात करनी है मुझे तुमसे, चलो। और वो मैडम यू का हाथ पकड़ते हैं और फिर वो जाते हैं अपने रूम में। जो डिनर था उनका वो तो बीच में ही छूट चुका था। वो अपने रूम में जाते हैं और मैडम यू से बात करते हैं। मैडम यू जब सुनती है वो शॉक होती है, पर उनके फेस पर जो एक स्माइल आ चुकी थी और वो स्माइल जो इविल थी, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावनी। और मैडम यू कहती है सच में मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा, ये भी तो हो सकता है। और जो फैंगमियान थे कहते हैं हाँ, वैसे भी उन्हें सिर्फ हमारे घर का ओमेगा चाहिए, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेल है या फीमेल है, वो ओमेगा होना चाहिए। जो मैडम यू थी वो भी हंसती है और कहती है हाँ बिल्कुल, अब कौन बचाएगा इसे भी ओशन को, इसे इसे तो मैं हमेशा नर्क में ही रखूँगी, जैसे इसकी ज़िंदगी यहाँ मैंने बिल्कुल नर्क बना कर रखी है ना, आगे भी ये कभी खुशी से जी नहीं पाएगा। और मैडम यू तो ये सब अभी मन में सोच रही थी। और जो फैंगमियान थे वो जब अपनी वाइफ मतलब देखते हैं कि उनकी वाइफ अग्री हो चुकी है तो वो जो एक लेटर लिखते हैं, और अभी तो नाइट का टाइम था तो वो जो सुबह में ही उस लेटर को जो भेज देते हैं उस क्लैन के लिए, जिस क्लैन से कुछ तो थी जो लेटर का इनका देना लेना चल रहा था। खैर जो विंग था वो उसे जब मारा गया था वो तो अपने रूम में जा चुका था, और वो जो कुछ टाइम बाद आया था जब उसके पास एक मेड आई थी कि वो सब जा चुके हैं डिनर करके तो उसे अब सब करना होगा काम, तो इसीलिए विंग वहाँ आया था। उसने सब कुछ काम जो था वो सब निपटाया था। उसके बाद उसने अपना खाना खाया था, वही खाना जो सिर्फ राइस थे और एक बिल्कुल पानी की तरह सूप था। और विंग ने उससे खाना खाया था और वो जो अपने रूम में गया था उसके हेयर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। विंग जो बस क्या करता जाकर सो चुका था। खैर अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग भी सेम रूटीन होता है, पर आज कुछ तो अलग था। विंग जो अपना काम कर रहा था वो जो सफाई वगैरह कर रहा था, और तभी जो एक मेड आई थी जिसने कहा था विंग के पास आकर के उसे महारानी ने बुलाया है। जब विंग ये सुनता है वो थोड़ा डर जाता है कि अब उससे कौन सी गलती हो गई, पर फिर भी उसे जो लेकर जाता है मैडम यू के पास। और मैडम यू जो बैठी हुई थी अपने कक्ष में और वो जो टी इंजॉय कर रही थी, जब वो देखती है कि विंग आ चुका है, विंग जो काँप रहा था, जब मैडम यू थी वो विंग से कहती है इधर आओ, मेरे सामने आकर खड़े हो। जो विंग था वो डरते डरते आता है और वो जो पहले घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है महारानी माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो भी गलती हुई है मैंने जाने में की, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मैडम यू थी वो खड़ी होती है और उन्हें जो खुशी होती है विंग को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर, क्योंकि विंग को उन्होंने सच में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है और विंग को जो मतलब उस विंग के दिल में जो बहुत ही ज़्यादा डर बैठा कर रखा है उन्होंने। विंग जिसने बाहर की दुनिया कभी देखी ही नहीं, वो तो इस चार दीवारी में, इस महल की चार दीवारी में और यहाँ की सफाई में, यहाँ के काम में अपनी ज़िंदगी उसे नहीं पता क्या है ज़िंदगी। पर हाँ वो यहीं फंस चुका है। कभी कभी उसका मरने का मन होता है पर वो मर भी तो नहीं सकता, क्योंकि मरने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए होती है, और विंग के अंदर कुछ भी करने की अभी हिम्मत नहीं है। बस वो अपनी ज़िंदगी काट रहा है। और अभी विंग डर चुका था, और वो जिसकी आंखें भर भी आई थी और वो जो कह रहा था उसे डर लग रहा था। जैसे जैसे मैडम यू उसके करीब आ रही थी, जो मैडम यू थी वो देखती हैं और कहती हैं मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जो विंग था वो कहता जी जी माफ़ कर दीजिए महारानी, मैं आगे से गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़। मैंने तुम्हें यहाँ कोई माफ़ी के लिए नहीं बुलाया है विभूषण, मैंने तो तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। जब विंग ये सुनता है वो जो थोड़ा शौक होता है और वो जो देखता है ऊपर नज़र करके, विंग की आंखों में आंसू जो साफ देखे जा सकते थे। जो मैडम यू थी वो देखती है विंग को और तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है मैंने, और 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, बस तुम्हें यही बताना था। आखिर तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुम्हारी शादी होने वाली है। विंग जब सुनता है ये तो वो तो शौक हो चुका था। विंग जो देख रहा था मैडम यू को और वो शादी महारानी। जो मैडम यू थी वो कहती हाँ शादी, और फिक्र मत करो तुम्हारे लिए बहुत अल्फ़ा मतलब बहुत अच्छा अल्फ़ा चूज़ किया है मैंने। तुमने सुना है हांग वंजुन का नाम? और जब विंग सुनता है विंग की तो जैसे रूह भी कांप जाती है। हांग वंजुन। और जो मैडम थी वो कहती है हांग वंजुन, उसी के लिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है, या कह सकते हैं तुम इतने ज़्यादा लकी हो कि हांग वंजुन का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। हो ना तुम लकी?
तो बस अपने ये जो फेस पर इतने निशान है ना, इन्हें ठीक कर के रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई भी चान क्लैन पर बात आए। और जाओ यहाँ से। जो विंग था वो देख रहा था, विंग जो उठा भी नहीं था, वो ऐसे पड़ा था। जो मैडम ही थी वो चिल्लाती है, दोबारा कहती है जाओ यहाँ से। जो विंग था वो जैसे होश में आता है, विंग जो जल्दी से उठता है और वो जो रूम के बाहर चला जाता है। विंग की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी और विंग के पैर जो काँप रहे थे, पर विंग जैसे तैसे वहाँ से निकलता है। और विंग के माइंड में था हंगवंचन, शादी, हल्फा, हंगवंचन कैसे? हंगवंचन की एज तो इतनी ज़्यादा है और विंग से के साथ शादी है? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैडम ऐसा कैसे कर सकती है महारानी उस इंसान के साथ? और विंग जो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हंगवंचन के बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें जो होती थी, और वो सारी बातें जो बहुत ही क्रूअल होती थी। और विंग जिसने काफ़ी कुछ हंगवंचन के बारे में सुना था कि हंगवंचन कितने ज़्यादा क्रूअल है, वो सामने वाले के ऊपर बिल्कुल रहम नहीं करते हैं। अगर सामने वाला छोटी सी भी गलती करता है तो वो उसकी जान भी ले लेते हैं। और हंगवंचन का फेस जो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। हंगवंचन जिनकी एज अभी 28 या 29 होगी इसके करीब, और विंग से वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और विंग जो सोच रहा था ऐसा कैसे कर सकती हैं महारानी, ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरी शादी हंगवंचन से? वो कैसे कर सकती हैं? मैं नहीं करना चाहता शादी, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। वो 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 तो मुझे मारते ही हैं। नहीं 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 नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। और विंग जो बहुत डरा हुआ था, पर तभी उसका धक्का जो किसी मेट से लग जाता है। जो मेट थी वो देखती हुई, विंग क्या हुआ? जो विंग था वो देखते हुए, नहीं नहीं कुछ नहीं। और विंग जो पसीने में थरबथर हो चुका था, विंग को सच में डर लग रहा था। जो वो थी लेडी, वो जो फील करती है, कहती है विंग तुम डरे हुए हो, काँप रहे हो? क्या क्या तुम्हें फिर से महारानी ने? जो विंग तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे काम करना है। और विंग जो वहाँ से चला जाता है और वो अपना काम कर रहा था, क्योंकि काम तो उसे करना होगा। और वो जो अपना ध्यान बता रहा था, दूसरी साइड मैडम यू जो फिर से अपनी टाई का मतलब अपनी टी का मज़ा लेने लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा विंग के फेस पर वो डरे हुए एक्सप्रेशन देखकर। सच में उनका मन तो नहीं था बताने का, पर उन्होंने सोचा कि बताना चाहिए। वो भी तो चाहती हैं विंग को और भी ज़्यादा डराना या उसे और भी ज़्यादा तकलीफ देना। और विंग को उन्होंने बताया कि उसकी शादी हांगवंजन से होने वाली है, तो उन्हें पता है विंग का रिएक्शन क्या ही होगा। विंग सच में बहुत ज़्यादा डरा हुआ होगा, और वो जो स्माइल कर रही थी। और विंग सच में डरा हुआ था, वो जो अपने काम करता है और काम में कुछ गड़बड़ी भी कर देता है। और जो मेट थे वो विंग को जो बताते हैं कि विंग ऐसे मत करो, पर महारानी तुम्हें डांटेंगी। पर विंग जो अपने ऊपर काबू कर भी नहीं पा रहा था, विंग जैसे तैसे काम निपटाता है। और वो जो शाम के टाइम खाना वगैरह खाकर काम निपटा कर अपने रूम में जाता है। और विंग जो अपने बेड पर अपने आप को सुखेड़ कर बैठ जाता है। और वो जो रो रहा था बहुत ज़्यादा, और कहता मामा ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं करनी उनसे शादी। मैं क्या करूँ? मैं किससे कहूँ? मैं क्या यहाँ से चला जाऊँ? और मैं कहाँ जाऊँ? मामा प्लीज़, आपने क्यों नहीं मुझे बुलाया? क्यों आपने मुझे नहीं बुलाया? काश मैं भी आपके साथ चला जाता। मुझे नहीं करनी शादी हंगवंजन से। वो कितने बुरे हैं। और विंग जो याद कर रहा है, उसने काफ़ी रूमर्स सुने हैं हंगवंजन के बारे में कि हंगवंजन कितने ज़्यादा क्रूअल हैं। उन्होंने आज तक जाने कितने लोगों को मारा है। अगर उनके पर्सनल स्पेस में कोई चला भी जाए ना, तो वो उसकी जान नहीं बख्शते। उनका जो तरीका है सामने वाले को टॉर्चर करने का बहुत बुरा है। हंगवंजन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अल्फा है। और हंगवंजन की कल्टीवेशन जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। वो जो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है, और वो जो किसी पर रहम नहीं करते, वो बहुत बेरहम इंसान है। उन्होंने अपने क्लैन के जाने कितने सैनिकों को खुद नहीं मार दिया है। और वो क्यों मारा है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ सब यही कहते हैं कि उन्हें जब गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वो कुछ नहीं देखते, उनके आसपास जो होता है वो जो उसे मार ही देते हैं। उन्होंने उन्होंने अपनी अपनी फर्स्ट वाइफ को भी तो मारा था। मैं क्या करूँ? और विंग जो सोच रहा था, उसने सुना था आज से लगभग 2 साल पहले, उसने सुना था। उसने इतना वो तो नहीं था, पर हंगवंजन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थे, तो इसीलिए उनकी जो शादी हुई थी और उनका ओमेगा जो जिन क्लैन से था, उनकी शादी हुई थी। और नेक्स्ट डे ही ये खबर आग की तरह फैली थी कि हंगवंजुन ने अपने ओमेगा को अपने हाथों से मार दिया। हंगवंजुन जो उस ओमेगा को पसंद नहीं करते थे, उस ओमेगा ने मतलब शादी हुई थी हंगवंजुन से, और वो अपने मतलब जो हंगवंजुन है उसके पास जाने की कोशिश करी थी। वो ओमेगा हंगवंजुन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो अपने हस्बैंड का प्यार पाना चाहती थी। पर वेडिंग नाइट वाली नाइट में ही जो हंगवंजुन थे उन्हें गुस्सा आ गया, और उन्होंने उस ओमेगा की गर्दन ही उसके धड़ से अलग कर दी। और हंगवंजुन जो अपने घर में भी नहीं रहते, कह सकते हैं अपने क्लैन में जो उनका महल है वहाँ पर वो रहते ही नहीं। वो जो अलग से जंगल में कहीं रहते हैं, उसे तो ये भी नहीं पता किस जगह, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो अपने क्लैन में नहीं, अपने क्लैन से काफ़ी दूर एक जंगल के फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। हाँ वो पड़ता तो लैंड क्लैन में ही है, लैंड क्लैन की पहाड़ियों में, पर वो क्लैन से बहुत ज़्यादा दूर है। और विंग बहुत घबराया हुआ था, वो कैसे रहेगा ऐसे इंसान के साथ। यहाँ पर मैडम यूँ ही बहुत है उसे पनिश करने के लिए, वो वहाँ कैसे रहेगा। और विंग जो रो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी, पर रोते रोते वो आखिर सो ही जाता है। नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे जो विंग काम करता है, और विंग जब टाइम मिलता है वो देखता है मैडम यू जो कुछ सर्वेंट से बात कर रही थी, उन्हें जो कुछ आदेश वगैरह दे रही थी, बता रही थी। और विंग जो डरते डरते जाता है, तो मैडम यू थी वो देखती है विंग को, और वो समझ जाती है विंग कुछ कहने वाला है। जो विंग था वो कांपते हुए कहता है महारानी। जो मैडम थी क्या हुआ?
जो मैडम विंग था वो कहता है महारानी मुझे मुझे आपसे कुछ कुछ कहना था। जो मैडम यू थी वो देखती हैं घूर के, बोलो जल्दी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम जैसे इंसानों पर वेस्ट करूँ। जो विंग था वो कहता है महारानी मुझे 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 शादी नहीं करनी। और नेक्स्ट मोमेंट ही विंग जो नीचे पड़ा था ज़मीन पर, मैडम यू ने जो विंग के फेस पर बहुत तेज़ स्लैप किया था और विंग जो रोने लगा था। जो मैडम यू थी वो देखती हैं विंग को घूर के और कहती हैं शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और अगर शादी नहीं करनी ना तो जाओ कहीं डूब कर मर जाओ, पर मैं तुम्हें अपने क्लैन में नहीं रखूँगी, हमारे ऊपर बोझ कहेंगे। और मैडम यू जो विंग को ऐसे ही उल्टी सीधी कहते हुए जो वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी काम थे अपने क्लैन के, और वो तो स्क्रोल भिजवा भी चुकी हैं लैंड क्लैन में। हाँ, अब हम यहाँ से थोड़ा सा लैंड क्लैन की ओर भी देख लेते हैं। लैंड क्लैन में जब स्क्रोल मिला था तो लैंड से चैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे। उन्होंने ये खबर जो लैंड क्लैन को दी थी, जब लैंड क्लैन ने वो स्क्रोल पढ़ा था तो उन्होंने देखा था वहाँ पर जो साफ साफ मेंशन था कि वो अपने ओमेगा गर्ल की शादी तो नहीं करा सकते, पर हाँ जो उनके यहाँ का मतलब जियान क्लैन का जो राजकुमार है, ओमेगा राजकुमार, वो उसकी शादी उससे कराना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ओमेगा की राजकुमारी जो है, मतलब उनकी ओमेगा राजकुमारी, उसकी एंगेजमेंट पहले ही फिक्स हो चुकी है, इसलिए वो नहीं करा सकते। इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं, पर वो अपने ओमेगा राजकुमार की शादी करा सकते हैं। और उसमें साफ साफ मेंशन था जो वो ओमेगा राजकुमार है वो कौन है, वो जिसका नाम विभूषण है, और जो उनका अडोप्टेड सन है, और जिफा किरण जो जानते हैं, हाँ पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता है, जो जियान फेंगमियान है उनका एक अडोप्टेड सन भी है, पर वो जो काफ़ी मतलब ज़्यादा बाहर नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, और मैडम यू जो है वो अपने ओमेगा सन से बहुत प्यार करती हैं उससे, इसीलिए वो उसे कभी बाहर नहीं आने देती। पर हकीकत क्या है ये तो किसी को नहीं पता। और किरण जिन्हें इस बात से कोई ज़्यादा मतलब उन्हें कोई इशू नहीं होता, वो तो खुश होते हैं, और वो जो फिर जाते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने लान वांगजी से बात नहीं की थी, और अभी लान किरण और लैन से चैन जाते हैं वांगजी के क्वार्टर में, और हमें दिखाया जाता है लैन किरण से काफ़ी ज़्यादा दूर पहाड़ियों के बीच एक जंगल के साइड, मतलब जंगल ही था वो, पेड़ वगैरह थे, वहाँ पर लैन किरण लैन से चैन जाते हैं, और वो जो नॉक करते हैं डोर पर, सामने जो अंदर एक शख्स बैठा हुआ था और वो मेडिटेट कर रहा था। उसे पहले ही एहसास हो चुका था कि कोई वहाँ आ रहा है। हाँ, उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ज़्यादा थी, जब भी कोई उसके घर के करीब भी आता था तो उसे पता चल जाया करता था, और वो समझ चुका था उसके यहाँ कोई नहीं आता। कभी कभी कोई सैनिक आ जाता है जब भी उसके भाई या उसके अंकल का बुलावा होता है। अभी वो जो अपनी कल्टीवेशन से उठता है और वो जो जाता है डोर ओपन करता है, सामने जो उसके अंकल और उसके गगर है, जो सामने शख्स था, आई मीन लान वांगजी था, वो लान वांगजी जो पहले ग्रीट करता है और उन्हें अंदर चलने के लिए इशारा करता है हाथ से। तो लैन की लैन से चैन वो अंदर आते हैं, और वो जो आते हैं लान वांगजी जो उन्हें टी सर्व करता है, और वो तीनों आमने सामने थे। जो लैन के थे वो कहते हैं वांगजी मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वांगजी जो अपने अंकल को देखता है, और उसके अंकल समझ जाते हैं कि वांगजी जो हाँ वो सुनना चाहता है। जो वांगजी लैन के थे वो जाके स्टार्ट करते हैं, वांगजी मैंने तुम्हारे लिए एक ओमेगा चूज़ किया है और मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। जो वांगजी था जब वो ये सुनता है, वो जो देखता है घुर के, जो लैन से चैन थे वो कहते हैं वांगजी मैंने तुम्हारे लिए वो ओमेगा पसंद किया है और मैं चाहता हूँ प्लीज़ अपने भाई की एक विश पूरी कर दो। वांगजी जो अपने भाई की ओर देखता है, और लैन से चैन जो काफ़ी उम्मीद से देख रहे थे, जो वांगजी था वो बस इतना ही कहता है भाई जैसा आप चाहें। और ये सुनकर लैन के लैन खुश हो चुके थे। उन्होंने पहले भी वांगजी से कहा है, पर वांगजी जो मना कर दिया करता था, पर अभी पीछे एक बार वांगजी ने कह दिया था कि अगर उसके काका चाहते हैं तो वो कर सकता है। और अभी इसीलिए लैन जो सी चैन है, उनकी ये इमोशनल आइज़ देखकर वांगजी जिसने कह दिया था कि ठीक है उनकी जैसी मर्जी। और अभी लैन के लैन और लैन से चैन जो खुश हो चुके थे, और वो जो कह देते हैं कि अभी उनकी शादी एक हफ्ते बाद उन्होंने डिसाइड की है। जो लान वांगजी था उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं करता, वो बस अपना सर हल्का सा हाँ हिलाता है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और वो जब दोनों चले जाते हैं, वांगजी जो जाता है डोर क्लोज करता है और फिर से अपनी मेडिटेशन करने लगता है। लैन की रैन और लैन से चैन जो वहाँ से जा रहे थे, जो लैन से चैन थे, वो कहते हैं अंकल क्या हो गया है लानजान को, वो कितना ज़्यादा कोल्ड हो चुका है। क्योंकि वो कोल्ड हो रहा जो पूरे पूरे जिंगसी में, हाँ ये जिंगसी था लान वांगजी का जिंगसी, जो पूरे जिंगसी में ऐसे था कि वहाँ आकर ही एक ठंडक का, बहुत ही ज़्यादा ठंडक का एहसास हो रहा था। जो लैन के रैन थे वो कहते हैं कोई बात नहीं सी चैन, जब लानजान की लाइफ में उसका उम्मीद आएगा और उसकी फैमिली आगे बढ़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। जो लैन से चैन थे वो कहते हैं हाँ शायद शायद मेरी ही गलती है, मैंने अपने भाई पर ध्यान नहीं दिया। और लैन से चैन ये बातें जो मन में सोच रहे थे, और वो जो फिर चले जाते हैं अपने क्लैन में और अदर काम देखने लगते हैं। और लैन क्लैन जो वहाँ से भेज देते हैं कि हाँ वो एक हफ्ते के अंदर शादी करने के लिए तैयार है, वो उस दिन आ जाएंगे। और उस स्क्रोल के साथ जो विंग था उसकी एक पेंटिंग भी भेजी गई थी, विंग की पेंटिंग जो काफ़ी सुंदर थी। उसमें विंग को ऐसे क्लोथ दिखाए गए थे जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ हो। विंग जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, और
लैन किलैन, जिन्हें विंग पसंद आ गया था। और ऐसे ही वहाँ यहाँ तो टाइम बीतता है, लान वांग जी की लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता। लान वांग जी जब भी कोई जंग होती थी तो वो जो जंग को मतलब जो जंग होती है मतलब सैनिक क्या कहते हैं उन्हें, हाँ सेना को जो लीड करता था, हमेशा सेनापति था लान वांग जी, इसीलिए वो पूरी सेना को लीड करता था और हमेशा जीत कर ही वापस आता था। पर इस बीच कोई युद्ध तो था नहीं, तो जो बस अपने जिंगसी में अकेले ही रहता था, अकेले ही अपना खुद का काम खुद करता था। वहाँ ना तो किसी सर्वेंट को आना अलाउड था, ना ही किसी और को, किसी को भी वहाँ आना अलाउड नहीं था। वांग जी जो खुद अपने लिए वेजिटेबल्स, वहीं जंगल का एक छोटा सा पोर्शन था वहाँ पर, मतलब घर के पास ही, वहाँ पर खुद जो कुछ सब्जियाँ उगाता था और उन्हीं से वांग जी जो गुजारा करता था। हाँ, थोड़ा बहुत सामान जो क्लैन से आ जाया करता था, क्योंकि लान वांग जी जो मुश्किल से ही बाहर जाता था, या कह सकते हैं वो बाहर जाता ही नहीं था। अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो अपने गग्गा से कह दिया करता था, पर और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह वो खुद उगाया करता था। और वांग जी जो ऐसे ही अपनी सिंपल सी नॉर्मल सी लाइफ बिता रहा था, और दूसरी साइड जो विंग था वो तो हर रोज़ बस डर डर के जीता था। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई कहने की मैडम यू से कि उसे शादी नहीं करनी, पर वो करना भी नहीं चाहता था। और विंग जिसने कोशिश की कि वो मर जाए, और विंग ने जो अपना हाथ काटने की कोशिश की, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो कैसे मर जाए। वो नहीं सह सकता पेन, उसे बहुत डर लगता है पेन से, उसे बहुत हर्ट होता है, और वो जान निकलने में तो बहुत हर्ट होता होगा ना। और विंग जो कुछ ना तो सह पा रहा था, कहते हैं ना आर हो रहा था ना पार हो रहा था। और विंग जो बीच में ऐसे ही फंसा हुआ था, ना तो वो यहाँ से कहीं जा सकता था, ना वो अपने लिए कुछ कर सकता था, ना तो वो किसी से कह सकता था, और ना ही वो ये शादी करना चाहता था उस पर्सन से। और वो जो ऐसे ही दिन काट रहा था, और ऐसे ही टाइम जो बीत जाता है। इस बीच मैडम यू जो विंग को ऐसा नहीं कि उसे हार्म नहीं करती, हाँ अगर विंग गलती करता तो उसे हार्म जरूर करती, पर विंग के फेस पर उन्होंने कोई चोट नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी चोट विंग के फेस की दिखे, क्योंकि उन्हें भी पता है लान वांग जी कितना क्रूर है। और उन्हें तो इतना यकीन है, कह सकते हैं 100% वो श्योर है कि लान वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैडम यू को एक दफ़ा को विंग से जेलसी भी होती है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और इसीलिए मैडम यू जो विंग को हमेशा इस तरीके से बुली करती हैं, और विंग को जो कपड़े भी ऐसे देते हैं जिसमें विंग जो थोड़ा बदसूरत लगे, पर विंग उसमें भी खूबसूरत ही लगता है। खैर मैडम यू को बताया लान वांग जी कभी भी विंग को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसने उस ओमेगा तक को जान से मार दिया जिस ओमेगा के साथ उसकी शादी काफ़ी अच्छे से धूमधाम से हुई थी। पर जो विंग है वो तो उसका सेकंड ओमेगा होगा, जब वो पहले कोई नहीं रख पाया। उन्हें पता है कि विंग की लाइफ अच्छी नहीं होगी, कुछ दिनों बाद ही उन्हें विंग की मरने की भी खबर आएगी, और वो चाहती हैं कि विंग भी मर ही जाए, और वो खुद नहीं मार सकती, क्योंकि वो नहीं चाहती विंग के मरने का इल्ज़ाम उनके ऊपर आए। पर हाँ, वो विंग को जिंदा भी नहीं देखना चाहती, और अभी वो इरिटेट हो चुकी हैं विंग को अपने पास देखकर। उन्होंने बहुत ज़्यादा सता लिया है, और अभी वो अपनी बेटी को भी तो बचाना चाहती हैं। और जब एक काम से कह सकते हैं उनका विंग की शादी करने से उनके पास उन्हें इतने फ़ायदे मिल रहे हैं, तो वो क्यों ना करें। और इसीलिए जो वो विंग की शादी भी करा रही थी। ऐसे ही टाइम बीता है और शादी वाला दिन आ जाता है। वेडिंग हॉल में जो सब लोग थे वहाँ पर ज़्यादा नहीं, बस जिन क्लैन, लैन क्लैन, वैन क्लैन, नी क्लैन और जान क्लैन, यही क्लैन थे, और ज़्यादा क्लैन नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि मैडम यू ज़्यादा खर्चा क्यों ही करे। उन्होंने जान मेंशन को भी अच्छे से सजाया था, जो वेडिंग हॉल था, मतलब वहाँ पर जो हॉल था उसे अच्छे से सजाया था। विंग जो अभी अच्छे से रूम में था, मतलब वो जो एक नॉर्मल रूम था जैसे गेस्ट के लिए होता है, और वहाँ विंग के लिए हानफू आए थे, और विंग जो उन हानफूज में रेडी हो रहा था, वो हानफू जो बिल्कुल रेड कलर के थे, जो 2 सर्वेंट थे वो विंग को रेडी करा रहे थे। और विंग जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू जो लगातार बह रहे थे। विंग सच में वो शादी नहीं करना चाहता, पर वो क्या करे वो। और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, कह सकते हैं आज उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, वो अब जी नहीं पाएगा, और विंग इसीलिए बहुत रो रहा था। पर दूसरी साइड जो मैडम यू थी वो आती हैं, और वो डोर ओपन करती हैं, वो देखती हैं विंग जो रेडी हो चुका है। उन जो मेड वगैरह थी उन्होंने विंग को पहना दिया हानफू। जो मैडम यू थी वो देखती हैं हानफू काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, वो चाहती तो नहीं थी विंग को इतने अच्छे कपड़े पहनाने दे वो, पर क्या कर सकती हैं। खैर विंग की लाइफ तो हेल होने ही वाली है, इसीलिए मैडम यू को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम यू अंदर आती हैं और वो मेड को बाहर जाने का इशारा करती हैं। मेड जो बाहर चल जाती है और मैडम यू आती है। विंग जो मैडम यू को जब देखता है वो खड़ा हो जाता है एकदम, और वो करता है मैडम यू को। मैडम यू देखती है विंग की आंखों के आंसू, और उन्हें जो अंदर से खुशी होती है, और वो जब विंग के पास आती हैं और विंग की चिन से पकड़ कर उसे कहती हैं, तो जा रहे हो तुम यहाँ से, आज आज मुझे तुमसे भी छुटकारा मिल जाएगा। सच में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें यहाँ से भेजकर, और हाँ वहाँ जाकर मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा हो जिससे जियान क्लैन पे बात आए। अगर तुमने वहाँ जाकर कोई भी गड़बड़ी की ना, तो आई स्वेयर वहाँ आकर मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगी ये तुम सोच भी नहीं पाओगे विभूषण। और हाँ, जो भी तुमसे तुम्हारा अल्फा कहे ना चुपचाप कर लेना, या तुम ये समझना कि तुम्हारा
चान क्लैन से रिश्ता टूट ही चुका है, क्योंकि वहाँ अगर तुम्हें तुम्हारे अल्फा ने जान से मार भी दिया ना, या तुम्हारे साथ कुछ भी किया, तो भी तुम जैन क्लैन में वापस नहीं आ सकते। जैन क्लैन से आज तुम्हारा आखिरी दिन है जैन क्लैन में, और आज जब तुम जैन क्लैन से जाओगे ना, तो पलट कर यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि जैन क्लैन में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक तुम्हारे माँ बाप, वो एक इस पनौती को मेरे सर छोड़ गए। खैर, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी शादी होने वाली है, या कह सको तो तुम यहाँ से जाने जो वाले हो। और वो जो वेल उठाती है और विंग के सर पर फेंक देती है और कहती है ओढ़ो इसे। और विंग जो रो रहा था, और वो जो सही करता है उस वेल को, जो मैडम में थी, वो जो विंग का हाथ खींचती हैं, पकड़ती हैं, उसे रूम से बाहर लाती हैं, क्योंकि वो विंग को लेने आई थी। और वो जो लेकर आती हैं विंग को, और जब वो आती हैं, जैसे बहुत सारे लोग थे, तो वो जो थोड़ी नॉर्मली चलते हैं, तो काफ़ी सॉफ्ट स्माइल उनके फेस पर थी अभी। और पर उन्होंने विंग का हाथ जो बहुत तेज़ बीच रखा था, विंग के हाथ में पेन हो रहा था, पर विंग कुछ कह भी नहीं सकता था। और सामने एक अल्फा था। उस अल्फा को देखकर काफ़ी लोग जो डरे हुए थे, यहाँ पर ऐसी चहल पहल नहीं थी जैसे शादियों में होती है, शांति थी काफ़ी ज़्यादा। एल्डर्स ही थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, और सामने अल्फा था जो कि रेड हानफू में बिल्कुल रेडी था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली। पर उसका फेस जो बिल्कुल कोल्ड था, उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा शांत और बहुत ही ज़्यादा गहरी और डार्क थी। वो अगर किसी को देख भी लेना, तो वो इंसान अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है, ऐसा हाल था। और काफ़ी लोग देख रहे थे हांग वंजन को, और काफ़ी लोगों की तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी, और बातें चल रही थी कि पता नहीं अभी सुमी का क्या होगा, पता नहीं क्यों चान फेंग मैन अपने सेकंड ओमेगा की शादी इस पर्सन से कर रहा है, इतने क्रूअल पर्सन से। और वांग जी के सामने जो लाकर मैडम यू विंग को खड़ा कर देती हैं, और वो नीचे उतर जाती हैं। प्रीस्ट जो उन्हें बो करने के लिए कहता है, और विंग जो चुपचाप करता है। विंग जो शादी तो नहीं करना चाहता, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। विंग जैसा जैसा प्रीस्ट कहते हैं, विंग जो वैसा वैसा करता है। सारे रिचुअल जो कंप्लीट किए जाते हैं, उसके बाद लास्ट रिचुअल जो वाइन पिलाने का था, गुस्सों में या लैंड क्लैन में जो शराब है वो तो पी नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर टी थी। और जो ग्रूम था, वो पहले मतलब जो लानजान था, वो जो वांग जी को टी पिलाता है, और फिर विंग भी अपने कांपते हाथों से उठाता है, और वो भी आगे करता है। और वांग जी जो बस टी के कप को पड़ता है, वो उस ओमेगा का कह सकते हैं, विंग का हाथ भी टच नहीं करता। लान वांग जी देख पा रहा था कि इस ओमेगा के हाथ कितने ज़्यादा छोटे हैं, और वो जो उस टी के मग को पकड़ता है और खुद पी लेता है, और फिर उसको रख देता है। और फिर सब क्लैप वगैरह करते हैं। फिर हांग वंजुन जो नीचे आता है, और विंग तो वहीं खड़ा रहता है। तभी जो मिंग्याओ था वो उठता है, और वो जाता है विंग के पास, और वो विंग का हाथ पकड़ता है, और विंग कांप जाता है। जो मिंग्याओ था वो सोचता है विंग शायद नर्वस है। जो मिंग्याओ था वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, चलो। और वो विंग का हाथ पकड़ के नीचे लेकर आता है। फिर वांग जी और विंग जो दोनों मिलकर पहले लैन के रैन से आशीर्वाद लेते हैं, फिर लैन से चैन से, क्योंकि लैन से चैन भी तो एल्डर थे लान वांग जी के, और फिर जियान फेंग म्यान से, मैडम यू से, ऐसे ही जो अदर एल्डर थे उनसे भी आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद जियान मेंशन का जो इंचेस्टर होल था, लानजान और विंग को वहाँ लेकर जाया जाता है, और वो वहाँ पर भी आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। उसके बाद अभी सब लोग विदाई का टाइम था, सब लोग दरवाजे पर थे, और विंग जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसकी रोने की आवाज़ भी आ रही थी। तो और मैडम यू जो देख रही थी, उन्होंने ना तो विंग को कुछ भी प्यार लाड नहीं जताया था, वो बस बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि विंग जा रहा था, और वो भी एक नर्क वाली ज़िंदगी में। वो तो यही सोच सोच कर उनके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। जो लैन की रैन थे, वो जो जियान फेंग म्यान से कहते हैं फेंग म्यान, तो बस अब हम चलते हैं। जो फेंग म्यान थे वो जो मतलब लैन की रैन को ग्रीट करते हैं, और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। विंग किससे मिलता, कोई भी तो था नहीं, इसलिए विंग जो बस रो रहा था, सिसक रहा था। दूसरी साइड जो वांग जी था, वो तो आगे जा चुका था लैन से चैन, और लैन की रैन भी। वेंग्याओ जो विंग का हाथ पकड़े हुए था, और उसे लेकर आता है और उसे बिठाता है जो पालकी थी वहाँ पर, और वांग जी जो जाकर अपने घोड़े पर बैठ जाता है। और फिर वहाँ से जो सारी मतलब लैन के लैन वाले निकल जाते हैं। मैडम यू जब जाते हैं वो सब, तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो लैन मतलब जो नीक लैन वाले थे, वो भी वहाँ से तभी चले जाते हैं, क्योंकि शादी जल्दी हुई थी, कोई रुकने वुकने का वो ही नहीं था, क्योंकि लैन क्लैन ने पहले ही कह दिया था कि उन्हें रुकना नहीं है, वो जल्दी ही अपने क्लैन में आना चाहते हैं, क्योंकि क्लैन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और शादी जो मतलब दोपहर के टाइम पर हुई थी, और अभी शाम तक वो अपने क्लैन में पहुँच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने ये बात रखी थी। और अभी नी क्लैन जो थे वो भी निकल जाते हैं। यहाँ पर बचते हैं वैन क्लैन और जिन क्लैन। वैन क्लैन जो रुकते हैं और वो आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि वो सुबह के आए हुए थे, वो थक भी चुके थे। और पर जिन क्लैन जो मतलब जिन क्लैन वाले और तो चले जाते हैं, पर जो मिसेस जिन थी और मिस्टर जिन, उनसे मैडम यू बात करती है यानली की इंगेजमेंट के लिए। मिसेस जिन जिन्हें यानली काफ़ी पसंद थी, और वो जो मतलब अपने अपने बच्चों की बात पक्की कर देते हैं। हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जो विंग था, वो जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। वेंग्याओ जो दूसरी पालकी में था, विंग जो अकेला बैठा था, और वो जो रोई जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो अपनी किस्मत पे रो रहा था कि वो एक कह सकते हैं एक अंधेरी जगह से निकला दूसरी जगह जा रहा है। हाँ,
वैसा ही तो है, एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में शिफ्ट हो रहा है। पता नहीं वो वहाँ कैसे रहेगा। उसका अल्फा नहीं, वो पर वो तो बन गया ना। कैसे रहूँगा मैं? मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं क्या करूँगा? अल्फा तो बहुत मारते हैं ना ओमेगा को। मुझे मुझे बहुत डर लगता है पिटने से। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे बहुत बहुत डर लगता है पेन से। और विंग जो रो रहा था और काफ़ी कुछ सोच रहा था, कह सकते हैं उसकी इमेजिनेशन में ये एक दुनिया बन चुकी थी कि जो हंगवंजन है वो उसे मारा करेगा, टॉर्चर करेगा अगर विंग कोई गलती करा करेगा। कह सकते हैं जैसे उसने यहाँ पर ज़िंदगी बिताई थी वैसे ही उसके माइंड में ऐसा कि अल्फा भी उसे मारेगा ही। और क्योंकि हंगवंजन की इमेज ही ऐसी थी कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। और विंग को पता है क्योंकि एक दो सर्वेंट है जिनके अल्फाज उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं, विंग ने देखा है। और वो बताते हैं कि अल्फा होते ही इतने बुरे हैं, अल्फा के मन की ना करो तो वो ओमेगास को टॉर्चर ही करते हैं। और इसीलिए विंग के मन में जो अल्फाज के लिए कभी कोई अच्छा नहीं है। हाँ शायद कोई होगा अच्छा अल्फा। जैसे जियान फेंगमियान हमेशा अपनी वाइफ की बात मानते हैं, वो अपनी बीवी को कभी हर्ट नहीं करते, शायद कोई होगा, पर वो उसके लिए तो अच्छे नहीं थे। और विंग जो ऐसे ही रोते जा रहा था अपनी आगे की ज़िंदगी को सोच कर। और उसका पूरा टाइम जो बस रोने में ही बीतता है। और शाम के लगभग 6:30 बजे लैन क्लैन के जो सारे लोग थे, मतलब वो लैन क्लैन पहुंच जाते हैं। और फिर लैन क्लैन में जो काफ़ी अच्छे से स्वागत होता है, लैन क्लैन के दरवाजे पर जब सब पहुंचते हैं, मिंग्याओ जो आता है और विंग को जो आवाज़ देता है कि विंग बाहर आओ। जब विंग ये सुनता है, वो जो हल्का सा जो बाहर को देखता है, जो मिंग्याओ था वो विंग के और इशारा करता है। विंग जो हाथ रख देता है मिंग्याओ के हाथ में, और मिंग्याओ जो विंग को काफ़ी आराम से उतारता है उस पालकी से। और फिर मिंग्याओ जो विंग को लाकर खड़ा कर देता है वांगजी के साथ, क्योंकि वांगजी जो वहीं डोर पर खड़ा था। और जब लान वांगजी और विंग जो साथ में खड़े थे, उसके बाद कुछ जो रिचुअल होते हैं वो किए जाते हैं। फिर लैन क्लैन कहते हैं कि चलो तुम दोनों को भी इंचेस्टर के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेना होगा। इंचेस्टर के पास हमारे जो वांगजी था वो चलने लगता है। और वांगजी जो बड़े बड़े कदम रख रहा था, विंग क्यूट सा और छोटा सा ओमेगा, वो कैसे इतने बड़े बड़े कदम रखे, और ऊपर से इतने भारी हानफू जो उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम पहने हैं। और ऊपर से उसके सर पर लगी वो वेल जो उसे कुछ देखने भी नहीं दे रही। विंग जो कुछ देख भी नहीं पा रहा था, वो वेल काफ़ी ज़्यादा थिन थी। उससे बाहर बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिख रहा था, पता भी नहीं चल रहा था बाहर कैसा है, पर हाँ बहुत ही हल्का हल्का दिख रहा था। और अभी जो हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। जो वांगजी था वो जब काफ़ी आगे बढ़ता है, वो जो नोटिस करता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो वांगजी के कदम भी थोड़े स्लो हो जाते हैं। और विंग जो चल रहा था, क्योंकि उसे हल्के हल्के पैर तो दिख ही रहे थे सबके, तो विंग जो बस ऐसे ही चल रहा था। मिंग्याओ जो विंग के साइड में ही था, और ताकि विंग को कोई परेशानी हो तो वो उसकी हेल्प कर सके, इसीलिए मिंग्याओ जो विंग के साथ साथ चला था। लैंसस्टैन देख रहे थे अपने हस्बैंड को कि उनका हस्बैंड कितनी हेल्प कर रहा है विंग की, वो कहीं भी विंग को परेशान नहीं होने दे रहा, और वो जो उन्हें अपने वाइफ पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था। खैर जो लैन क्लैन थे वो लेकर जाते हैं एंचेस्टर हॉल में, और वहाँ पर वांगजी को और विंग को बिठाया जाता है। और फिर वो वहाँ पर एंचेस्टर को ग्रीट करते हैं, और वहाँ पर थोड़े रिचुअल होते हैं। वो सब होने के बाद ये सब करते करते मतलब 7 बज जाते हैं। फिर उसके बाद लैन क्लैन जो लेकर जाते हैं, अभी इनका डिनर टाइम हो चुका था डिनर हॉल में, वहाँ पर लान वांगजी और विंग को बिठाया जाता है, और फिर उन्हें खाना ला कर दिया जाता है। विंग जो देखता है खाना, और लान वांगजी मतलब सारे लोग बैठ चुके थे। फिर लैन क्लैन जो बताते हैं कि मतलब स्टार्ट किया जाए। फिर उसके बाद लान वांगजी जो खाने लगता है। दूसरी साइड विंग जो था उसकी वेल हो रही थी, वो जो हल्का सा हाथ से करता है ऊपर को, क्योंकि उसे सच में भूख लगी थी। विंग जो खाना खाता है, विंग के लिए खाना वो ठीक ही था, क्योंकि ऐसे ही खाना था तो वो वहाँ खाता था। और जो विंग खाता था कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता था, उसमें भी कोई स्वाद नहीं होता था, पर इसमें थोड़ा सा स्वाद तो आ रहा है। विंग जो खाना खा लेता है, फिर वहाँ से सब खड़े होते हैं, और मिंग्याओ जो विंग के साथ जाता है, और लैन क्लैन और वांगजी और लैंसस्टैन जो जाते हैं हानशी में। और वहाँ पर लैन क्लैन और लैंसस्टैन जो वांगजी को समझा रहे थे कि वांगजी देखो वो तुम्हारा ओमेगा है, पिछली बार जो भी हुआ था हम नहीं जानते, ना तुमने हमें बताया, लेकिन प्लीज़ हम नहीं चाहते कि इसके साथ तुम कुछ भी गड़बड़ करो, हम बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और मतलब ये बातें लैंसस्टैन कह रहे थे। जो लैन क्लैन थे वो कहते हैं और हाँ वांगजी तुम जानते हो तुम्हारी शादी हमने क्यों कराई है। जो वांगजी था वो देखता है अपने अंकल को, और वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। जो लैन क्लैन थे वो वांगजी से कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी क्लैन का हायर चाहिए। जो लान वांगजी था वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। जो लैन क्लैन थे वो देख रहे थे, कहते वांगजी तुम सुन भी रहे हो। जो वांगजी था वो बस हल्का सा कहता है जो लैन क्लैन थे कहते हैं हाँ, लैन क्लैन के रूल के हिसाब से तुम्हें अपनी मैरिज कंज्यूमेट करनी होगी ताकि तुम्हारी मैरिज कंप्लीट हो सके। जो लान वांगजी था वो जो कुछ जवाब नहीं देता। लैन क्लैन को पता है कि उनका नेफ्यू ज़्यादा जवाब नहीं देता। लैन क्लैन जो वांगजी को कुछ रूल रेगुलेशन बताते हैं, और कुछ जो मतलब यही बताते हैं, और कह सकते हैं एक तरह से प्रेशर बनाते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने क्लैन के लिए हायर चाहिए। लैंसस्टैन बस सुन रहे थे, वो देख रहे थे, वो नहीं चाहते उनके भाई के ऊपर इस बात का प्रेशर पड़े, पर क्या कर सकते हैं वो जो कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पर वो अभी तक कोई भी गुड न्यूज़ दे नहीं पाए अपने अंकल को।
कह सकते हैं मतलब मिंग्याओ अभी तक प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाया, पता नहीं क्या वजह है। जो लैन सिचेन थे वो जो वांग जी से कहते हैं वांग जी चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। जो वांग जी था वो देखता है और कहता है मैं चला जाऊँगा भाई। जो लैन सिचेन थे वो कहते हैं वांग जी मैं चलता हूँ। और फिर जो लैन की रहन थे वो देखते हैं, और जो लैन सिचेन थे वो खड़े होते हैं और वांग जी भी खड़ा हो जाता है। फिर लैन सिचेन जो वांग जी के साथ चल पड़ते हैं वहाँ से। दूसरी साइड जो मिंग्याओ था वो जो विंग को लेकर आ रहा था। विंग जो थक चुका था, वो पहले इतना देर चला था पर अभी मतलब पहले वो वैसे आया था पालकी में, उसके बाद वो अंदर आना उसके रिचुअल वगैरह होना तो सब में थक चुका था इतने भारी हानफों के साथ। अभी मिंग्याओ जो विंग का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। जो विंग था वो चुपचाप बस चले जा रहा था। उसे पैरों में दर्द हो रहा था पर वो कह नहीं सकता था, अगर उसने कह दिया और कुछ गड़बड़ हो गई तो, या उसे उन्होंने मारा तो, इसीलिए विंग जो शांत था। और मिंग्याओ जो विंग को काफ़ी देर तक चलाता है फिर लेकर आता है। और वांग जी मतलब विंग जो थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि वो कहीं तो रुके। मिंग्याओ जो डोर ओपन करता है और फिर वो जो विंग को अंदर लेकर आता है और विंग को लेकर जाता है और बिठा देता है। विंग जो फील करता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट जगह है। जो लैन मतलब मिंग्याओ था वो जो कहता है विंग तुम यहाँ बैठो, बस कुछ देर में हंग वंजन आने वाले होंगे। जो विंग था वो थोड़ा कांपता है। जो मिंग्याओ था वो फील करता है कि शायद विंग नर्वस है। जो मिंग्याओ था वो जो विंग के पास बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं विंग नर्वस मत हो, वो तुम्हारा अल्फा है। तुमने शायद काफ़ी बातें सुनी होंगी पर हंगवंजन ऐसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन है। जब तुम उन्हें जानोगे ना, उनके साथ रहोगे तो तुम तब समझ पाओगे वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत केयर करते हैं दूसरों की। और मिंग्याओ जो बताता है कुछ रिचुअल के बारे में विंग को, कि विंग को जो दूध है वो देना है जब भी हंगवंजन आए उसके पास, और उसे अपनी मैरिज कंज्यूमेट करनी है। और मिंग्याओ कहकर फिर वहाँ से चला जाता है कि बस हंगवंजन आने वाले होंगे। और मिंग्याओ जैसे ही बाहर आता है वो देखता है लान सिचेन लान वांग जी हज करे। और लैन सिचेन वांग जी से बस यही कह रहे थे कि वांग जी तुम बस उसका ख्याल रखना, ओमेगा तुम्हारे पास आया है तुमसे शादी करके, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, तो बस मैं यही चाहता हूँ तुम उसके साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करो पिछला सब कुछ भूलकर। और वांग जी कुछ भी नहीं कहता, बस वो शांत ही रहता है। लैन सिचेन को पता है उनका भाई उनकी बातें सारी सुन रहा है और शायद उनका भाई खुश रहने की कोशिश भी करे। और लैन सिचेन जो वांग जी को लाकर मतलब वहाँ जिंग के बाहर खड़ा आ चुके थे, तभी मिंग्याओ बाहर आया था। जो लैन सिचेन थे वो कहते क्या तुमने सब कर दिया? जो मिंग्याओ था वो हाँ में सर हिलाता है। जो सिचेन थे वो कहते हैं वांग जी जाओ। जो वांग जी था वो फिर कदम बढ़ा देता है और लैन सिचेन मिंग्याओ फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। वांग जी जो अपने घर में आता है लिविंग हॉल में, वहाँ पर कोई नहीं था। वांग जी को पता था उसके रूम में उस ओमेगा को बिठाया गया होगा। वांग जी जो एक गहरी सांस छोड़ता है, उसकी उसकी सेकंड मैरिज है। खैर वांग जी जो अपने डोर को ओपन करता है और विंग जो कांप जाता है डोर ओपन होने की आवाज़ से ही। और विंग को मिंग्याओ ने अच्छे से बेड पर बैठ के पूरे सेंटर में बिठा दिया था। और विंग जो अपनी नींद को हक्के हुए था वो उसे बहुत डर लग रहा था, वो तो कांप रहा था बहुत ज़्यादा। और वांग जी जो आता है पहले डोर क्लोज करता है, फिर वो अपने बड़े बड़े कदम रख कर वहाँ पर आता है और वो जो देखता है सामने एक ओमेगा बैठा है। और ओमेगा जो कांप रहा है क्योंकि विंग जो साफ साफ दिख रहा था कि वो कांप रहा है। जो वांग जी था वो बस अपनी कोल्ड आइज से देखता है। तो बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। ये एफएफ का फर्स्ट पार्ट है। और आखिर मैडम यू क्यों क्यों विंग से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, और आखिर क्यों क्यों वांग जी इतना ज़्यादा कोल्ड है, इतना साइलेंट है। और क्या वांग जी ने सच में अपनी फर्स्ट वाइफ को मार दिया था? क्या क्या राज है ये तो आपको आगे पता चलेगा। वैसे मैंने सोचा था एफ इंटरेस्टिंग होगी, पर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसी लगती है। आई होप आपको पसंद आए। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।